से मिथ्स और फैक्ट के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे कि क्या होते हैं और किस तरीके से, अगर थायराइड है तो फिर आपको कैसा अपना ध्यान रखना चाहिए, थायराइड फंक्शन के काम क्या-क्या होते हैं और थायराइड अगर आपका असंतुलित हो जाता है तो क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है? हमारा ये जो गला होता है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ना तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, ठीक है? उसके बहुत सारे काम होते हैं, अभी आगे बताती हूँ। तो थायरॉइड नामक जो भी मतलब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये एक कंट्रोल रखने का काम करता है, ठीक है? तो थायरॉइड जो है वो 2 तरीके का थायरॉइड बनाता है, एक T3 एक T4। तो अगर ये गड़बड़ हो जाता है तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? कई बार हम लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत थकान लगती है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है। लेकिन शुरुआत में कई बार लोगों को रीज़न नहीं पता होता है, कई बार जो है इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है अगर थायरॉइड किसी को होता है। मुझे तो ऐसे ही मालूम चला था। शादी के बाद 4 साल तक जब मैंने कंसीव नहीं किया तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, पहले तो शुरू में दिखाया ही नहीं, फिर उसके बाद जब दिखाया तो मालूम चला कि मुझे थायरॉइड है। और मुझे तब से मतलब कि मेरे ख्याल से 22 सालों से मुझे मतलब पता है कि मुझे थायरॉइड था। पर आ गया था कंट्रोल में, अभी तो बिल्कुल ही ठीक रहता है। लेकिन थायरॉइड के गड़बड़ होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते, मुझे लगता है ऐसा ही नॉर्मल कोई सिम्पटम होगा, कुछ भी हो रहा होगा, पर बहुत सारी मुश्किलें होती हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो सबसे पहले तो जब थायरॉइड हो जाएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, डाउन फील होगा, आपको शरीर में ताकत नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी। ये शरीर के तापमान को मतलब कि शरीर में शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। थायरॉइड जो है थायरॉइड हार्मोन जो होता है। इसके अलावा हृदय की जो हमारे दिल की धड़कन होती है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? थायरॉइड जो है वो 2 तरीके का मतलब जो गड़बड़ होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक तो होता है हाइपोथायरॉइडिज़्म, जिसमें थायरॉइड कम बनता है और इसमें क्या होता है, लोग मोटे होने लगते हैं, मतलब कि वज़न बढ़ता है, थकान और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन आपकी बिल्कुल रूखी-रूखी सी ड्राई स्किन रहने लग जाएगी, डिप्रेशन हो जाता है, कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन बहुत रहता है। इसके अलावा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है, डाइजेशन संबंधित दिक्कतें भी लोगों को हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको, अगर आपको थायरॉइड है तो। तो हम लोगों को जब मतलब किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो कई बार हम लोग उसको थायरॉइड से जोड़ कर के नहीं देखते हैं, है ना? पर अगर आपको थायरॉइड है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो हाइपरथायरॉइडिज़्म होता है, उसमें क्या होता है, थायरॉइड ज़्यादा बनने लग जाता है। उसमें क्या होएगा, आपका वज़न कम होने लग जाता है, जो कि ये कम ही लोगों को होता है, ज़्यादातर लोगों को हाइपो ही होता है, पर कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है हाइपरथायरॉइडिज़्म, जिसमें वज़न कम होने लग जाता है, पसीना, स्वेटिंग बहुत आती है, हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ जाती है, नींद गायब हो जाती है, हाथों में कंपन रहता है, बहुत ज़्यादा जैसे कि चेस्ट पेन या चिंता और घबराहट हो सकती है। तो ये सब जो है ये हमारे सिम्पटम्स होते हैं। हम में से जिन लोगों को भी ये हम लोग महसूस करते हैं ना, मतलब बेवजह दर्द, मूड स्विंग्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं हम लोग महसूस करते हैं जब हमें हमारे बॉडी में थायरॉइड जो है वो असंतुलित हो जाता है ना? आप लोगों को क्या पता है कि थायरॉइड के, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी साइकोसोमेटिक डिजीज़ेज़ के बारे में, उसी तरीके से थायरॉइड भी एक मतलब थायरॉइड के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। त आप किसी की डॉ अगर आप एक होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अगर आपको थायरॉइड निकलता है, तो वो आपसे पहले बहुत डिटेल में पूरा आपका हिस्ट्री पूछते हैं। जैसे मुझे भी जब पहली बार, पहले तो थायरॉइड कॉमन नहीं था, बड़ी बीमारी मानते थे। आजकल तो उसको कॉमन मान लिया गया है क्योंकि थायरॉइड की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे काम उसके होते हैं ना, तो वो सब असंतुलित हो जाते हैं, अगर उसके ऊपर ध्यान ना दें। अब तो आसान है, लोग सोचते हैं दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब शुरुआत में मुझे पता चला था तो बड़ी पहले लोग टेंशन की बात मानते थे। तो मैंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया था। मैंने एलोपैथिक में तो चला ही इलाज, लेकिन उसके अलावा होम्योपैथिक में भी एक बार कंसल्ट किया। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब उनके पास मैं गई तो वो पूरी उन्होंने मेरी हिस्ट्री पूछी कि आपको मतलब क्या कैसे-कैसे आपकी लाइफ रही, क्या-क्या चीज़ें आपको मतलब अभी भी स्ट्रेस देती हैं। उन्होंने पूरा मेरा हिस्ट्री पूछा कि कौन-कौन से ऐसे कारण हैं,
जिसकी वजह से मैं शायद कभी अपने इमोशंस को मैंने सप्रेस किया हो या मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस रहा हो, पूरा उन्होंने पूछा। मैंने सोचा यार ये क्यों पूछ रहे हैं ये सारी कहानी? तो अब उन्होंने पूछा तो, लेकिन उसके पीछे का उन्होंने रीज़न तो उस वक़्त नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने वो पूरी कहानी पूछी, लेकिन फिर जब बाद में मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा, तो जब मुझे याद आया कि अच्छा, जब मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे से पूरी चीज़ें पूछी थी, तो उसका मतलब यही था, क्योंकि हम लोग तो अनजाने में स्ट्रेस लेते रहते हैं या कुछ भी सोचते रहते हैं, हमको नहीं पता कि ये जो हम ये सोच रहे हैं दिन-रात, इसकी वजह से भी हमको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो थायरॉइड के पीछे कई बार हमारा जो मेंटल और इमोशनल रीज़न भी होता है, मोस्टली मोस्टली ज़्यादातर टाइम में। तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से कोई स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। कई बार लोगों को बहुत गिल्ट लेने की आदत होती है, खुद को गलत ठहराते रहते हैं। घर में कुछ भी होगा कहेंगे सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं ही गलत हूँ, मेरी वज़ह से ये सब हुआ है। होता है ना, लोग अपने आप को कोसने लग जाते हैं। कई बार जो ये फीलिंग आती है ना, इसकी वज़ह से भी हमारा जो जो भी उस समय जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, नेगेटिव हार्मोन्स, उसकी वज़ह से भी हमारा थायरॉइड असंतुलन हो जाता है। कई बार लोग अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बोल नहीं पाते। उसके वजह से भी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, थायरॉइड जो है वो असंतुलित हो जाता है। मैं इसलिए रीज़न बता रही हूँ कि कहीं पर किसी को भी ऐसा भी कुछ लगता है तो इसके ऊपर भी काम करें। ना सिर्फ़ दवाइयों के ऊपर काम करें, बल्कि अपने इमोशंस के ऊपर भी काम करें कि कैसे हम अपने इमोशंस को भी ठीक रख सकते हैं, क्योंकि कई बार दवाई काम नहीं करती है। बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं फिर अगर आप दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, लाइफ़स्टाइल नहीं अच्छा है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो कहीं न कहीं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो लोग जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है उतना, वो भी कई बार जो है उनको भी थायरॉइड का असंतुलन देखना पड़ता है। कई बार लोग बहुत फ़ियर में जीते हैं, डर होता है, छोटी-छोटी बातों का डर होता है। जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे घर में ही होता है ना, कभी-कभी लोग होते हैं ना, लोग किसी-किसी से डरते हैं। तो छोटी-छोटी बातों में भी डर जाते हैं, बिना वजह डर जाते हैं, बिना सामने वाले के कुछ बोले भी डर जाते हैं, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। जो डर की फीलिंग है ना, ये डर की फीलिंग भी हमारे अंदर नेगेटिव हॉर्मोन्स को बढ़ावा देती है और जो हमारे थायरॉइड पर भी असर डालता है। तो हमको इन सब चीज़ों के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा दवाइयों के साथ-साथ में। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस तरीके का कोई भी आपको ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से मेबी आपको थायरॉइड जो है वो हुआ होगा, ठीक है? अब कैसे इसका इलाज जो है वो कर सकते हैं, मतलब वो तो दवाइयों में है ही, लेकिन उसके साथ-साथ योगा, स्पेशली प्राणायाम बहुत मदद करता है, ध्यान बहुत मदद करता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे इमोशनल और मेंटल जो रीज़न्स होते हैं उनकी वजह से भी कहीं न कहीं ये स्टार्ट होता है। तो इसके लिए इसमें योगा, प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम जो होता है, कपालभाति, ये सब चीज़ें हमको बहुत हेल्प करती हैं। मतलब आपको अपने थायरॉइड को बैलेंस में रखने में, और ध्यान बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ध्यान जब आप लगाते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो जितनी भी तरीके की स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ें हैं, वो गायब हो जाती हैं, ठीक है? तो आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, ये बहुत हेल्प करता है हमारे थायरॉइड को संतुलन में रखने में। तो जब हम अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी करते हैं, समय पे खाना-पीना, है ना? और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एलोवेरा जूस, अगर अच्छा, जैसे हम लोग भी अपने हर्बल लाइफ़ में जो हमारा जो एलोवेरा है वो बहुत अच्छा है। इसमें गिलोय, एलोवेरा जूस जो होता है, अश्वगंधा, इन सब चीज़ों को थायरॉइड के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है? और इसमें दवाइयाँ कभी भी अपने मन से लेनी छोड़नी नहीं चाहिए। कई बार लोग करते हैं कि एक बार टेस्ट करा लिया, उसके बाद सालों टेस्ट नहीं करा रहे हैं। और अगर कोई, मैं देखती हूँ कि कोई है वो जो 100 एमसीजी की दवाई खा रहे हैं, 125 की खा रहे हैं, मान लीजिए आपका कंट्रोल में है, और अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो ये जो इसकी दवाइयाँ होती है ना, ये डायरेक्टली आपके हार्ट पर असर करती हैं। तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि थायरॉइड का जो टेस्ट है, वो हर 6 मंथ पे आप कराते रहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपको अपनी डोज़ेज़ कम करनी है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल कर के उसकी डोज़ कम भी कर सकें। अगर कम हो गया तो 100 खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 125, 150 लोग खाते हैं और वो खाते ही रहते हैं। उनको लगता है हमेशा दवाई खानी है तो खाते रहो।
पर ऐसा नहीं है, उसको टेस्ट कराना होता है। अगर आपको कम हो गया है तो आपको अपनी दवाइयाँ, किसी भी चीज़ की दवाइयाँ आप खा रहे हो, तो उसको कम कराना ही पड़ता है, वरना उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को झेलने पड़ जाते हैं, ठीक है? तो दवाई कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमारी दवाइयाँ छूटे, और दवाई सही मात्रा में खाना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे खाने के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि थायरॉइड में क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, है ना? तो कई बार लोग एकदम से मना कर देते हैं, गोभी मत खाइए, गोभी नहीं खाना चाहिए थायरॉइड में, है ना? या फिर जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सुना, फिर उसके बारे में पढ़ा भी कि रागी और अलसी नहीं खाना चाहिए थायरॉइड में। पर ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। और जब भी हम, क्योंकि रागी कोई रोज़ नहीं खाता है ना? रागी कोई रोज़ नहीं खाता है। हाँ, अलसी लोग रोज़ खा सकते हैं, लेकिन उसको जब आप भिगो करके खाते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती, और एक सही मात्रा में खाते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएँगे, तो वो नुकसान करेगी। जैसे क्या है कि अब कुछ लोग लड्डू-वड्डू बना के रख लेते हैं, है ना? लड्डू भी खा रहे हैं, उसका सुबह-सुबह वैसे भी खा लिया भिगो के, या पाउडर के रूप में भी खा रहे हैं, तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा कहीं न कहीं, ठीक है? जब किसी भी चीज़ को आप सही मात्रा में खाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो थायरॉइड में क्या खाएँ? सबसे पहले तो ये हमेशा याद रखिए कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है ना, कई बार लोग बहुत सारे तरीके के आजकल नमक आ गए हैं, अलग-अलग नमक, तो वो नमक खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जो आयोडाइज़्ड नमक होता है, वही नमक खाना है, ठीक है? नमक कम खाइए, लेकिन खाइए वही नमक। उसके अलावा जितने भी सी फूड होते हैं, सी फूड कौन ही खाता है, लेकिन हाँ, सी फूड जो है वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं थायरॉइड को बैलेंस में रखने के लिए। इसके अलावा सेलेनियम रिच फूड्स, जैसे कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं, कुछ जो है नॉन-वेज जो है प्रोडक्ट्स भी होते हैं इनके लिए, इनको सेलेनियम रिच फूड्स, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जितने भी फूड्स होते हैं, मतलब कि ताज़े फल, हरी सब्जियाँ, उसके अलावा फाइबर, फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे थायरॉइड को बैलेंस में रखने के लिए, जैसे कि जितने भी साबुत अनाज होते हैं, मिलेट्स हैं, ओट्स हैं, ये सब चीज़ें। मिलेट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जिनको भी थायरॉइड है, एक निश्चित मात्रा में, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें मिला के नहीं खानी चाहिए, है ना? अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग टाइम पे खाएँ, ठीक है? तो उसके अलावा क्या ना खाएँ, प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ, पैकेट वाला जितना भी खाना होता है, वो सब कोशिश करें कि वो सब ना खाना पड़े। इसके अलावा कैफ़ीन बहुत ज़्यादा और अल्कोहल ये नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ जैसे कि जो जैसे मना किया जाता है गोभी, या कच्चे रूप में जैसे सरसों का साग या ब्रोकली, ये सब चीज़ें मना जब की जाती हैं। क्यों मना की जाती हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये गोइट्रोजेनिक फूड्स होते हैं, जिनको कि थायरॉइड, मतलब ये थायरॉइड असंतुलन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मना किया जाता है। लेकिन जब आप ये कच्चा खाते हैं, अगर आप इनको पका के खाते हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनको आप जब कच्चा खाते हैं, तब प्रॉब्लम होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि गोभी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, है ना? पर गोभी को पका करके खा सकते हैं, उसको कुक करके खा सकते हैं। जैसे कई लोग जब पत्ता गोभी को सैलेड में खाते हैं, तो थायरॉइड जिनको भी है, वो पत्ता गोभी सैलेड में नहीं खाएँ, जिनको भी ज़्यादा है, बैलेंस में रहता है तो कभी-कभी खा सकते हैं, लेकिन ना खाएँ, क्योंकि पत्ता गोभी और ब्रोकली ये सब चीज़ें पका के खाने के लिए बताई जाती हैं थायरॉइड में, ठीक है? तो पका के खा सकते हैं, लेकिन कच्चा खाने से बचें, ठीक है? तो ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अपनी जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, उसको हमको नियंत्रित रखना होता है। एक्सरसाइज़ ज़रूर करना होता है। एक्सरसाइज़ हर एक चीज़ में, कोई भी आपको कोई भी बीमारी है आपको, मतलब थायरॉइड ही नहीं, शुगर, बीपी और भी चीज़ें हैं, तो एक्सरसाइज़ मस्ट है। उसके अलावा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके अपने विचारों को पॉज़िटिव रखें। सोचें, एक बार जभी भी कुछ नेगेटिव ख़्याल आता है, तो उसको सोचें कि क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये मेरे शरीर के लिए इससे कोई भला है, या किसी भी तरीके का इससे मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। एक बार ज़रूर सोचें, और उसके बाद ही अपने विचार जो है वो नकारात्मक रखें। जब भी आपको कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं ना, तो सबसे पहले एक बार उसके बारे में अवेयर हो जाएँ। सोचें कि ये क्या मेरे लिए ज़रूरी है, और नहीं ज़रूरी है तो उसको कन्वर्ट कर दें पॉज़िटिव के साथ में, और उसके बाद अपने आप को
ज़्यादा वो पॉजिटिव वर्ड जो है वो अपने मन में रिपीट करें। जैसे अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही थी, तो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाती हैं चीज़ें? अभी जैसे हमारा दिमाग जो है ना वो प्रोग्राम होता है नेगेटिविटी के लिए, है ना? नेगेटिव चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो पॉजिटिव चीज़ों को कैसे दिमाग में कैसे सबकॉन्शियस में इंस्टॉल करें? प्रैक्टिस से। जभी भी कोई गलत विचार आता है, उसको फ़ौरन चेंज करना होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार नहीं 10 बार अपने मन में उसको दोहराना होता है। तब धीरे-धीरे करके वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, तो उसके बाद फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो उसी तरीके से अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए, पॉज़िटिव बनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अपने आप को अगर थायरॉइड आपको अपना बैलेंस में रखना है, तो आप अपने आप को एक अफ़र्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे अपने आप को कह सकते हैं रोज़ जब सो के उठते हैं या रात में सोने जाते हैं कि मेरा थायरॉइड बिल्कुल संतुलित है और मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तो अपने आप को ये सब चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन कुछ नहीं है, अफ़र्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रेन करने का एक तरीका होता है। बार-बार जब हम अपने आप से अच्छी बातें बोलते हैं, तो हम लोगों को मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, हमारा सबकॉन्शियस के थ्रू अपने आप को हेल्दी रखने में, ठीक है? तो अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव वर्ड बोलते रहें, जो भी चीज़ें अच्छी करनी है, उसके बारे में बोलें कि मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेलेनियम रिच जो फूड होता है, वो बहुत हेल्प करता है हमारे थायरॉइड को बैलेंस करने में। तो इसके क्या-क्या स्रोत होते हैं, कहाँ से मिल सकता है ये हमको? सबसे पहले तो ये नट्स में मिल जाता है, बादाम, अखरोट इन सब चीज़ों में तो मिलता ही है। ब्राज़ील नट्स एक आते हैं, वो सेलेनियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, जो सीड्स जैसे हम लोग यहाँ पर आपको रोज़ बोलते हैं कि आपको कुछ नट्स और सीड्स को सोक करके खाना है, भिगो करके खाना है। पहला मील आपको दिन का यही लेना है। वो इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इवन हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। और सेलेनियम किसमें पाया जाता है? ये सब सी फूड में जैसे कि जो फिश होती है और झींगे, श्रिम्प्स जो होते हैं उनमें, तो इन सब चीज़ों में पाया जाता है। हालाँकि ये सब चीज़ें तो कोई रोज़ नहीं खाता है, फिश तो फिर भी बहुत लोग खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये चीज़ें नहीं खा पाते हैं, है ना? और फिर उसके अलावा जितने भी नॉन-वेज जैसे चिकन में भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, एग की जो जर्दी होती है, एग योक जो होता है उसमें मिल जाता है। दूध-दही में भी कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा मिल जाता है। इसके अलावा सब्जियों में मशरूम, पालक और ब्रोकली में मिलता है, लेकिन कई बार जैसे इनको कच्चा खाने के लिए, रॉ खाने के लिए जिनको भी थायरॉइड होता है, उनको मना होता है, ठीक है? तो उसको किस तरीके से प्रयोग करना है, उसका हमें ध्यान रखना होता है और ये जो सेलेनियम होता है, उसको हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, तो कहीं न कहीं हमारा पूरा ही हो जाता है। जब आप थोड़ा बहुत भी वेजिटेबल्स, नट्स या सीड्स ले लेते हैं, उससे भी आपका पूरा हो जाता है। नट्स के बारे में एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कई बार लोग होते हैं ना, जब खा रहे हैं तो एक साथ ही मुट्ठी भर के खा लिया या हमेशा ध्यान रखिए कि ठीक है, उनका फ़ायदा तो है ही लेकिन अति की कोई भी चीज़ नुकसान करती है। तो क्या है कि और उनको भिगो के खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? हमेशा हम लोग भी आपको यहाँ पर बताते हैं गर्मी हो या जाड़ा हो, कोई भी सीज़न हो जो आप फ्रूट्स मतलब जो ये नट्स लेते हैं आप और जो ये सीड्स लेते हैं, इनको हमेशा भिगो करके खाइए, है ना? जो बादाम होता है उसको क्यों भिगोया जाता है और क्यों हम लोग आपको हमेशा बोलते हैं कि इसको भिगो के खाइए? क्योंकि सबसे पहले तो कि जो जो भी हमको इससे पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होता है जब हम इसको भिगो करके खाते हैं। जो बादाम का छिलका होता है उसमें एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं टैनिन और फाइटिक एसिड, ठीक है? ये क्या करता है कि ये जब आप उसको खाते हैं ना, कच्चा खा लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी में पूरी तरीके से जो भी उसका गुण होता है, जो उसका फ़ायदा होता है, उसके एब्ज़ॉर्प्शन को रोकता है। जब आप इसको भिगो करके खाते हैं, तो ये जो इसमें तत्व है, ये निष्क्रिय हो जाता है मतलब कि बेकार हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर को जिस लिए आप बादाम खा रहे हैं, वो बादाम का फल जो है वो आपको मिलेगा, जब आप उसको भिगो करके खाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि बादाम को हमेशा भिगो करके खाइए, ऐसे मत खाइए, ठीक है? तो इसका जो फाइटिक एसिड है, वो हट जाता है और इसका डाइजेशन भी ईज़ी हो जाता है। और जितना अखरोट को भी अगर आप भिगो के खाते हैं, तो भी इसमें हमें ओमेगा 3 मिलता है। तो ओमेगा 3 का जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है, वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। पिस्ता को भिगो के खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है।
काजू तो हम लोग मना करते हैं, कोई वेट लॉस के प्रोसेस में है तो काजू मना करते हैं, लेकिन वैसे भी काजू को भी भिगो के खाते हैं तो उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाता है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है और उसका जो टेस्ट है, वो जो टेक्सचर होता है, वो भी अच्छा हो जाता है कहीं न कहीं। तो इसके अलावा जो कुछ क्या-क्या चीज़ें थायरॉइड में नहीं खाना चाहिए, तो वो मूँगफली जो होती है, वो मूँगफली ना खाएँ। मतलब बहुत कम मात्रा में कभी-कभी खानी है तो खा सकते हैं। सोया प्रोडक्ट मना किए जाते हैं, जैसे कि सोया जो जिनको बहुत ज़्यादा है अभी, जिनका बैलेंस में है, वो भी कुक करके उसको कभी-कभी खा सकते हैं। रोज़ तो कोई खाता नहीं है वैसे भी। कभी-कभी आप लोग खा सकते हैं उसको कुक करके। बहुत ज़्यादा जिनका है, वो लोग अवॉइड कर सकते हैं, जब उनका नॉर्मल आ जाए, तो वो लोग खा सकते हैं। तो सोए मतलब जो भी चंक्स होता है या सोया कीमा वगैरह होता है और पीनट्स, इनको कम मात्रा में खाएँ या कभी-कभी खाएँ या अभी अवॉइड करें, जिनको भी बहुत बढ़ा हुआ है, जिनको भी चीज़ों की समस्या है। एक जो मिथ होता है कि रागी और अलसी इनको नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको भी कभी-कभी जो है वो खा सकते हैं, पर कैसे खा सकते हैं? मतलब उसमें जैसे कि आप मिक्स करके खा सकते हैं, जभी भी आप रागी खाते हैं तो उसमें थोड़ा गेहूँ का आटा मिक्स करके खा सकते हैं। अलसी को भी आप अगर आप मात्रा में खाते हैं, जैसे आधा चम्मच है आपने जब आप सीड्स भिगोते हैं, तो उसके साथ में अगर आप थोड़ा-सा भिगो देते हैं, भिगो के खाते हैं, तो उस रूप में आप उसको खा सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपको ओमेगा 3 मिलता है और वो भी हमारे लिए कहीं न कहीं ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इस तरीके के जो हमारे दिमाग में बहुत सारे जो मिथ्स हैं थायरॉइड को लेकर के क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, तो जितने भी चीज़ें ये सब होती हैं, ये जैसे कि आप कोई भी हर एक सब्ज़ी का अपना अलग महत्व होता है। जैसे रागी है, इसमें फाइबर और आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है, तो पूरी तरह नहीं छोड़ना है इसको। पूरी तरह अगर आपका नियंत्रण में रहता है, तो आप इसको मिक्स करिए, आटे में मिक्स कर लीजिए या कभी-कभी इसको खाइए, तो आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए ताकि आपका जो थायरॉइड है वो हमेशा बैलेंस में रहे, सही तरीके से काम करे और आप लोग हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहें और जो भी प्रॉब्लम्स अभी हैं भी, वो सब सॉल्व हो जाएँ, है ना? तो ये थायरॉइड के बारे में थोड़ा-सा छोटा-सा सेशन था, हालाँकि बहुत बड़ा इसमें बहुत कुछ बताने लायक होता है, लेकिन मतलब इसके ऊपर लंबा सेशन एक जब करेंगे तब इसके बारे में और कोशिश करेंगे और भी डिटेल में बात करने की।